हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और सारे जो मेरे बच्चे हैं वो उन्होंने अपने जो फॉर्म फिलअप है वो कर चुके होंगे, तो और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलते हैं हम। और ये मेरा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सीटेट वर्सेट जेटेट का जो केस चल रहा था उसका ये हुआ। उसमें इन दोनों के बीच में अब झारखंड सरकार भी आ गई है। तो झारखंड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के पास अपनी अपील दायर की थी कि जल्दी से जल्दी इसका कोई अ, हल निकाला जाए, या कोई सरकार जो न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ डिसीजन लिया जाए। तो ये कुछ नहीं हुआ, और ये 3 सितंबर के बाद ही कुछ इसमें निर्णय आ सकती है। तो चलते हैं। हमें तो फिलहाल अभी जेटेट की तैयारी करनी है, और क्योंकि जेटेट झारखंड में सीटेट तो अभी फॉर्म भरा और सहायक आचार्य का एग्जाम तो दिया, बट इसमें जेटेट पास करना अनिवार्य है। तो हमें चलते हैं जेटेट। और जिन्होंने जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो वे अपनी तैयारी को धार दें। और क्वेश्चन आंसर बेस्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि कितनों ही आप पढ़ लें, या चाहे वो सीडीपी हो या झारखंड का कोई भी अदर सब्जेक्ट है ना, झारखंड जीके या खोटा, या तो सेकंड पेपर में कोई भी सब्जेक्ट लें, और ये तो सारे चीज़ का आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज लगानी होगी, नहीं तो पढ़ के निकल जाओगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो चलती हूँ। आज से ये मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आई हूँ। तो चलते हैं। टीचर्स टॉक को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ डेली बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जिसमें एक्सप्लेन होगा तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी, और वन लाइनर होगा या ईसवी सन वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें मैं पढ़ के निकल जाऊंगी। ओके, तो चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पर है? आप लोग को पता है? ये इंडिया में ही है, नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि, यहाँ पर है नर्मदा घाटी में क्या आरंभिक कृषि हुई थी। सेकंड नंबर है गारो पहाड़ियां शिकार करना और इकट्ठा करना। थर्ड है कि मगध पहला विशाल साम्राज्य। मतलब ये कहा गया है कि जो इन क्षेत्रों जिन जिन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, क्या क्या उनकी ये विशेषताएं हैं, है ना। तो देखो, आरंभिक कृषि तो नर्मदा घाटी में नहीं हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत है ना। और गारो की पहाड़ियां में क्या हुआ था? शिकार करना, इकट्ठा करना। ये तो पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हैं। जबकि गारो खासी, जो मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं की पहाड़ियां हैं, उसमें जो गारो की पहाड़ियां हैं वहां पर चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गई। और ये क्वेश्चन आप देखना 6 क्लास के बुक में, ये पहला जो इतिहास का बुक है 6 क्लास का, वहां पर इसके बारे में बताया गया है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखो, और ये है मगध। मगध एक विशाल साम्राज्य था, है ना। तो ये सही बात है, ये पाटलिपुत्र में मगध एक विशाल साम्राज्य था। तो अशोक के बारे में जो आप लोग तो जानते ही हैं। तो अशोक कौन था? मगध साम्राज्य का ही शासक था, है ना। तो एक, अब ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सभी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट नंबर है, सभी शिलालेख में केवल लिपियां हैं। सेकेंड है कि शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, है ना, ताकि मुझे पता चले कि, और आप लोगों को अपने आप को एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कि हमारी तैयारी कितनी हुई है ना। और अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से इसे नोट करो कि सभी शिलालेख केवल लिपियां नहीं होती, ये लिपियां हैं, ये तो बिल्कुल गलत होती है ना। और देखो, शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, ये बात सही है ना। तो ये कठोर सतहों पर शिलालेख किसे कहते हैं? आप मुझे बताएं कि शिलालेख किसे कहते हैं। पहले आप शिलालेख के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी में इसकी एनसीईआरटी और जेसीईआरटी में इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो शिलालेख क्या होता है? शिलालेख एक पत्थर पर खुदी, है ना, कुछ लेख होते हैं, है ना, ऐसे करके पत्थर होता है, जैसे किसी भी आकार की हो सकती हैं, तो वहां पर लिखी लेख होती है, उसे ही शिलालेख कहते हैं। शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखी हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा पाषाण काल, है ना। आप पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, ठीक है, इसे पेलियोलिथिक एज भी आप लोग याद रखें। तो ये इंग्लिश में इस तरह के भी आ सकते हैं, इसके पेलियोलिथिक एज, है ना, इस तरह के भी आ सकते हैं। तो आप
ये भी याद रखिए, पूरा पाषाण काल और पेलियोलिथिक भी। नहीं तो जैसे जैक कभी भी ये पूछ सकता है कि पेलियोलिथिक काल के बारे में बताएं, या पेलियोलिथिक शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है, तो आप पेलियोलिथिक और पूरा पाषाण दोनों को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये पूरा पाषाण काल के बारे में ही बोला गया है। तो इसके बारे में, मतलब ये पेलियोलिथिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि विचार करने कह रहा है कि ये जो दिए गए हैं दोनों ऑप्शन में, तो क्या ये सही है। तो पहला क्वेश्चन का जो 3rd नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो देखते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पेलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से आया है। क्या ये तो सही बात है, 2 ग्रीक शब्दों से। देखो ये क्या ग्रीक शब्द है, ये भी बताया गया है कि पेलियोलिथिक कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है ना। तो पेलियो जिसका अर्थ है पुराना, है ना, पेलियो का अर्थ है पुराना, और लिथोस का अर्थ है पत्थर। जिस तरह आपने पीछे सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा कि शिलालेख का मतलब, शिला मतलब पत्थर, और लेख मतलब उस पर लिखी हुई या खुदी हुई एक लेख। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसका आंसर सही है। अब देखिए सेकंड है, पूरा पाषाण काल का विस्तार 1200, ये आप लोग को कुछ कम नहीं लग रहा है ना, 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक। तो ये तो बिल्कुल गलत लग रही है, 1200 तो ये तो कम है, ये 2 मिलियन, 2 मिलियन मिलियन, है ना। मेरी थोड़ी राइटिंग मैं इसे फिर से लिखती हूँ अच्छे से, है ना। इसे देखो ये थी 2 मिलियन वर्ष पूर्व की थी। पूरा पाषाण आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना कि पूरा पाषाण का काल क्या है ना। तो पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, 2 मिलियन, है ना, 2 मिलियन वर्ष पूर्व की है ना। पूरा पाषाण काल के कितनी है, 2 मिलियन वर्ष पूर्व की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, इसे क्या कहा था, देखा ना मैंने बोला था कि इस टाइप के भी आ सकते। तो देखो मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है ना। माइक्रोलिथ मतलब छोटे आकार के, माइक्रोलिथ मतलब छोटे आकार, है ना। माइक्रोलिथ छोटे आकार के जो औजार होते थे, उसे औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, है ना। छोटे आकार के औजार को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ, मतलब छोटे आकार के औजार। ठीक है, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, तो ठीक बात है ना। पत्थर के जो औजार होते थे वो आकार में बड़े होते थे। लेकिन देखो अगला देखो, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। ये बात कुछ जम नहीं रही है ना। देखो अनुपस्थित थे, कैसे अनुपस्थित रहेंगे, मान लो ये हमारा पूरा पाषाण काल है, या समझो कि ये 1947 है ना, ये आज़ादी के बाद का काल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए 2024 में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर साइकिल चल रही थी, साइकिल का यूज़ कर रहे थे हम लोग। ठीक है, साइकिल में जैसे बन नहीं रही है फिर भी चलो ठीक है, जैसे साइकिल का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ से आते आते मान लो हम यहाँ पर कार ले लिया। ठीक है, कार ले लिया। अब यहाँ से आते आते हम लोगों ने एरोप्लेन पर चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, एरोप्लेन पे चढ़ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि चलो यहाँ पर आप साइकिल यहाँ थी तो यहाँ पर आते आते साइकिल ख़त्म हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पर भी साइकिल रहती है, वो कुछ अगर कम रही तो अगर 100% में 50% तो ज़रूर रही होगी। उसके बाद यहाँ आते आते 50 से हो सके 5% 10% रह गई हो, लेकिन थी तो जरूर। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, बिल्कुल भी नहीं। मध्य पाषाण, मान लो इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण, है ना। तो निम्न ये हो गया, तो आप ये सब समझ गए। तो ये अनुपस्थित बिल्कुल गलत है ना। तो इसका सही आंसर है, आंसर क्या होगा, 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओह सॉरी, इसका ये हो जाएगा, है ना, 1 और 2 से, है ना। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्या कह रहा है, लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। ठीक है, बड़े बदलाव हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप अगर ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कर लिए हो तो आपको जो पूरे यूट्यूबर लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, जेसीईआरटी पढ़ो, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ओके, इसलिए मैंने 1 लाइनर अभी नहीं लाया है, क्योंकि आपकी समझ विकसित करनी है आपको उस बुक से, है ना, कि क्या दिया हुआ है उस बुक में। 1 लाइनर पढ़ा दूंगी, काम खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन और एक लाइन में आंसर, बस काम खत्म। तो ये नहीं है, आपको समझ विकसित करनी है कि कैसे कैसे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, है ना, निम्न उच्च पूरा पाषाण में क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब आप लोग को, इसीलिए देखो क्या हुआ, लगभग 1200, इस समय क्या था,
इसमें मध्य पाषाण काल का काल था, है ना, 1200 साल पहले की बात है। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, है ना, तो ये मध्य पाषाण काल का था। तो इसमें घास के मैदान विकास हुआ, है ना। इस काल में क्या हुए थे कि घास के मैदान विकसित हुए, धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आने लगे, है ना, हमारी जलवायु गर्म होने लगी और इसी के साथ घास उगने लगे और घास के मैदान विकसित होने लगे। लोग पशुपालन के बारे में जानने लगे, है ना। तो जब घास उगने लगे, जब पशुओं को देखा गया कि वो घास खा के जी रहे हैं, तो और पशुओं से हमें जो गाय बकरी है वो सब ऐसे जानवर जो जिससे मनुष्य अपने खाद्य पदार्थ पाता था, जैसे दूध मांस, है ना, तो उसे पालना शुरू किए कि ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। पाल के उनके प्रजनन क्षमता के बारे में जानने लगे, प्रजनन काल के बारे में जानने लगे, तो उसे वो अपने इर्द गिर्द ही रखने लगे ताकि उनका उपयोग वो अपने भोजन के रूप में कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, उत्तर से दक्षिण तक 9 पाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसमें कहा गया उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर हटा लेती हूँ, एक पेन बना लेती हूँ। देखो ये पेन ले लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका अब मेरे साथ एक, अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी मेरे साथ साथ मैथ बनाए, तो एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगी कि कहाँ पर। देखो और इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन में मैं जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 9 पाषाण स्थल है ना। 4 ऐसे वहाँ A B C D, है ना, इस टाइप का दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इनमें से कौन 9 पाषाणिक स्थल है, तो आप लोगों को बताना है। तो देखो ये सारे 9 पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है ना। अब इन्हें आपको सजाना है। देखो पहले बुर्जहोम, तो बुर्जहोम मैं पहले लिख देती हूँ कि ये कहाँ पर है। तो ये देखो शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये जम्मू कश्मीर में है ना। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। चिरांद कहाँ है, बिहार में है ना। गोल्डी हवा कहाँ है, ये यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर यानी बीच में है, ठीक है। तो उसे आप गोल्डी हवा को मध्य प्रदेश मान लें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग सजाते हैं। तो पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर, है ना, बुर्जहोम, उसके बाद मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, और यहाँ पर देखो चिरांद बिहार, है ना। अब देखो यहाँ पर गोल्डी हवा, है ना। तो यहाँ पर बुर्जहोम याद रखना, या बुर्जहोम, है ना। और ये भी, और इससे देखो, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम में हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो जो गड्ढे युक्त घर मिले हैं बुर्जहोम से, है ना, ये भी याद रखना। और मेहरगढ़ से क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से क्या मिला है, हमें कपाल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कोल्डी हवा से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और देखो 3 क्वेश्चन बन गए। तो 9 पाषाण काल के स्थलों को चुने, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, चारों को याद कर लेना और किस स्थान पे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुर्जहोम, जो 9 पाषाणिक स्थल बुर्जहोम है, वो किस स्थान पर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर पर है। और 9 पाषाण मेहरगढ़ कहाँ है, चिरांद कहाँ है। तो ये, और ये रिसेंट में मैंने देखा था किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखें आप, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7वां नंबर देखो, ये तांबा, ठीक है। तांबा कहाँ मिलती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना यानी कि जो सही ऑप्शन में जो मिलाए गए हैं वो सही है कि नहीं। देखो तांबा कहाँ मिलता है, ये तो गलत है। तांबा तो राजस्थान की खेतड़ी में से मिलता है। राजस्थान की खेतड़ी एक जगह है ना, राजस्थान में खेतड़ी एक जगह, वहाँ तांबा के अवशेष अधिक मिलते हैं। अब देखो टीन तो हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसमें और भी जगह मिलते हैं, लेकिन इस स्थान पर सर्वाधिक मिलते थे, है ना। भारत में इसी स्थान से लाया जाता था टीन। और टीन क्या है, देखो ये कांस्य युगीन जब हमारी सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता, उस समय तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। उसी वो क्या है, अब ये भी मैं बता देती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता, ये भी क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है ना। अब देखो, और ये सोना, तो ये भी ये सही है ना। सोना कहाँ से लाया जाता था, कर्नाटक, है ना। आप लोगों ने KGF पिक्चर तो देखा होगा, KGF, जो हाल फिलहाल 2-3 साल हो गए रिलीज हुई थी KGF, है ना, कोणार्क गोल्ड फील्ड। तो ये क्या कर्नाटक में ही था, है ना। तो ये कर्नाटक सोना के लिए फेमस है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप जीके में कर्नाटक। तो इस समय भी कर्नाटक से ही सोना मिलता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धौलावीरा, देखो ये महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है ना। धौलावीरा एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है और ये हड़प्पा से ही क्वेश्चन आंसर लिया गया है। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित है ना। खादिर बेत पर स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर धौलावीरा का है गुजरात में, ठीक है। ये मैं बना दे रही हूँ,
मेरा इस तरह बना रही हूँ। बाकी मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो जो धौलावीरा कहाँ है, इस जगह पर है ना। तो ये खदिया बेत है, बेत पर स्थित है ना। तो हाँ, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो आपको पता है कि कच्छ का रण जो यहाँ पर है, ये कच्छ के रण में गुजरात में, यहीं पर धौलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है। तो यह शहर 2 भागों में विभाजित है। नो, ये तो 2 भागों में नहीं विभाजित है। यहाँ से तो 2 भागों में नहीं विभाजित है, तो क्या है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो स्थल हैं उनको, हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिले हैं वहां पर कोई 1 भाग में, कोई 2 में और कोई 3 में। तो धौलावीरा है, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है ना। धौलावीरा 1 है ना, 1 2 3 में, और ये जैसे कालीबंगा है ना, ये सब 2 में बटे हुए हैं और भी क्षेत्र है ना। लेकिन धौलावीरा ही एक ही ऐसा हड़प्पाई स्थल है जो 3 भागों में बटा है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पर। यहाँ से हड़प्पा लिपि सफेद पत्थर और शायद लकड़ी खुदा हुआ पाया गया है। जो यहाँ धौलावीरा में जो स्थल है, जो वहाँ पर क्या, इसकी जो हड़प्पा लिपि है, जो हड़प्पा लिपि तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो चित्रात्मक लिपि है ना। जैसे कुछ किसी को, जैसे हम लोग मछली बोले तो मछली को सिर्फ संकेत के द्वारा दिखाया गया है कि ये मछली है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब ये चित्रात्मक लिपि है, चित्र के द्वारा इस लिपि को बनाया गया है, चित्र से अंकित करके। तो ये पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन जो धौलावीरा से जो लिपि मिली है वो सफेद पत्थर पर है ना, और शायद लकड़ी खुदा हुआ, और कि शायद लकड़ी की एक पट्टी मिली हुई है, उसी पर खुदी हुई है, ठीक ना। तो वही बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पूरा पाषाण काल, ये पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल कब है, इसमें सुमेलित करना है। देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और मध्य पाषाण काल का क्या हो जाएगा, तो मिला लो, और इसे जिसे नहीं पता है वो इसे रट लो, है ना, क्योंकि ये भी आ सकते हैं। 9000 अगर बोला जाए, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि मध्य पाषाण काल की अवधि आज से कितने वर्ष पूर्व की है, तो देखो ये क्या, तब क्या हो जाएगा, तब ये ऑप्शन दिए रहेंगे। और आपको ये तो मैंने 4-5 जो क्वेश्चन है उसको एक ही में ऐड कर दिया है, तो आप लोगों को चार क्वेश्चन हल हो गए, है ना। तो मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। अब नव पाषाण काल का क्या अवधि थी, देखो 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, है ना। और उत्तर पाषाण काल का क्या था, इसका था 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो ये रहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे देखो, और ये आ गया है मानव जाति। आपके 6 क्लास की बुक में मानव के बारे में, आदि मानव के बारे में हम लोग को सेपियंस के बारे में पढ़ना है। तो उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो पाक मानव यानी प्राचीन मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, है ना। मतलब जो होमोसेपियंस था उससे प्रजाति रूप में वो भिन्न होता चला गया। मतलब धीरे धीरे उसी किसी चीज में प्रोग्रेस होती है, तो उससे जो होमोसेपियंस जो पाक मानव था यानी प्राचीन मानव था उससे भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, तो उसे पिथेकैथोपस, है ना, थोपस, पिथेकैथोपस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने कम से कम 20 क्वेश्चन याद कर लिए, आंसर याद कर लिए, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए आप लोग को। आप इसे याद करने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार देखें तो एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगी, और अपने दिमाग में फीड कर लें, क्योंकि हमारा एग्जाम सामने है। और हमें इसके साथ साथ हमें अन्य भी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो मैं अभी आप लोगों को NEP 2020 लेके आऊँगी, और इस चैनल में तो आप लोग की NEP 2020 में इतने अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा CDP में या चाइल्ड डेवलपमेंट या शिक्षा शास्त्र में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।